अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा इन्फेक्शियस कंप्लीट करना था हमने, और फिर उसके बाद फर्दर स्टार्ट करनी थी चीजें नेफ्रो। ठीक है। इन्फेक्शियस में मेरा ख्याल है अभी आप लोगों ने उस पर तो स्टार्ट नहीं की। पास मेडिसिन में, पास मेडिसिन की तकरीबन जो है ना उसमें ज्यादा डिटेल दी हुई है। उससे ये फायदा हो जाता है, जैसे अगर कोई ट्रीटमेंट है ब्रूसेलोसिस तो ट्रीटमेंट डिटेल में गिवन है, तो इसलिए फायदा रहता है उससे करने का। और बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया आपने जरूर देख लेनी है। इसमें आपको अक्सर समटाइम्स आपसे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव इस तरह करके पूछते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव कौन से हैं। जब आपको पता होगा तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, आज हमारा एमसीक्यू नंबर 51, पेज नंबर 844 बनता है यहाँ पे 52, जो मैं स्क्रीन शेयर की हुई है आपको। बिस्मिल्लाह करते हैं। 32 years old मेल। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है ना आप सबको? वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, 32 years old male presented with headache, neck stiffness, photophobia, fever for 4 days। अच्छा, अब उसको जो है ना साइंस ऑफ मेनिंजिज्म के साइन आ रहे हैं। इज अनेबल टू टच हिज चिन विद हिज sternum, which one of the following organism is like less likely to be presented? आपको पता है नीमोकोकस एचएसएन के निमोनिक में होता है हमारे पास, मेनिंजोकोकस, माम्स, हार्पिस, ये सारे कराते हैं आपके पास मेनिंजाइटिस। रेबीज नहीं कराता होता। ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था ना कि आपने जो है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में तो प्रोफाइलेक्टिकली देना है। नीमोकोकल मेनिंजाइटिस में आपने, अगर वो ग्रुप में फैला हुआ है, लाइक बहुत सारे लोगों में है कम्युनिटी में, तो फिर उस केस में आपने प्रोफाइलेक्टिकली देना होगा। अदरवाइज आप उसकी प्रोफाइलेक्टिक एक्सपोजर की नहीं देते। ये ऐसा पास मेडिसिन में एक एमसीक्यू आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। 26 years old male with a history of dog bite with multiple wounds on lower limbs and hand. After wound management and injectable rabies immunoglobulins, what schedule of vaccination should be given? अच्छा, इसका जो है आपके पास है 03/7/14/28। ये तो हम सर्जरी की हम जब करते थे तो हाउस ड्रॉप वगैरह इसमें बहुत देखते थे केसेस। अच्छा, ये बात ऐसे है कि आप मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का एक्सपोजर होता है अगर किसी भी पेशेंट का, हम प्रोफाइलेक्टिकली क्या देते हैं? एंटीबायोटिक। और प्रोफाइलेक्टिकली हमने कौन सी एंटीबायोटिक दी थी? आपने दी थी आपने जो है वो सिप्रो दी थी। और अगर पेशेंट जो है वो ऑलरेडी जो है कोई ड्रग ले रहा है, लाइक ओसीपीस दे रहा है, तो फिर हमने कौन सी ड्रग प्रेफर की थी? कौन बताएगा? सिप्रो। ओसीपी ले रहा है, सिप्रो प्रोफर। हाँ जी, और उसके अलावा कौन सी रिफाम्पिसिन ड्रग में थी? रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन थी। और उसके अलावा कौन सी थी रिफैम्पिसिन। तीसरी? हाँ, सेफ्ट्रेक्सोन थी तीसरी। अब प्रेग्नेंट। इसमें क्या होता है, ये तो हमारे पास मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का है। अब हम बात करते हैं नीमोकोकल मेनिंजाइटिस की। दैट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी। अगर उसका एक्सपोजर हुआ है तो हम प्रोफाइलेक्टिकली मेडिसिन नहीं देंगे। लेकिन अगर नीमोकोकल मेनिंजाइटिस की कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, कई लोगों को हुआ हुआ है, तो देन आफ्टर एक्सपोजर आपको देना पड़ेगा। ठीक है। उसकी प्रोफाइलेक्टिक आपने तब ऐड करनी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स? मैंने आपको कल भी बताया था कि ये ध्यान रखना है, मोस्ट कॉमन पूछी जाए। आपके पास कल हमने मोस्ट कॉमन मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन कौन सी पढ़ी थी? नमोनिया। नमोनिया, वेरी गुड। अच्छा, इसमें मम्स की जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास क्या है? ऑर्काइटिस। मैडम ये जो वैक्सीनेशन का जो वो है ना शेड्यूल है डॉग बाइट का, इसमें अम्यूनो कम्पिटेंट अम्यूनो कम्प्रोमाइज का हाँ ये जी, अलग इसमें अलग। अब ये स्प्लिट हो गया कि 3 डोजेज या 5 डोजेज ना। लेकिन यहाँ पे तो अच्छा ऑप्शन पूरा कंप्लीट दिया हुआ है ना, 03/7/14/28, तो इसलिए अब जो अगर अम्यूनो लेटेस्ट आया कम्पिटेंट। रेबिस का, आप पास मेडिसिन से सर्च करोगे ना, उसमें दिया हुआ है उन्होंने कि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है या इस तरह कुछ, कि आपने फिर डोजेस कम करके देनी है। ठीक से मैडम। ये पास मेडिसिन से निकाले, आपके पास सबके पास पासवर्ड है, और शेयर कर दिया था। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। Which one of the following is a warning sign and indication of intravenous fluid administration in a patient confirmed dengue case? मैंने आपको कल भी बताया था कि वार्निंग साइन जब होता है, ये एडमिशन का क्राइटेरिया होता है आईवी फ्लूइड्स देने का। तो वार्निंग साइन में हमारे पास था एब्डोमिनल टेंडरनेस, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, अफ्यूजन। हम क्या देखते हैं? अल्ट्रासाउंड और चेस्ट एक्सरे कराते हैं। ये चीज, इससे आप दो चीजें याद रख लो, प्लूरल एफ्यूजन एफसाइटिस दूसरी, और हेपेटोस्प्लिनोमेगाली भी पता चल जाती है।
बाकी ब्लड के अंदर चीजें याद कर लो कि ब्लड के अंदर आपको क्या मिल जाए, प्लेटलेट्स का फॉल या हिमेटोक्रिट का राइज। उसके अलावा एब्डोमेन में फाइंडिंग्स, एब्डोमिनल टेंडरनेस, परसिस्टेंट वॉमिटिंग और म्यूकोजल ब्लीडिंग हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 31 years old male presented with a low grade fever, myalgia, labs were done which shows positive IgM toxoplasma antibodies। हेल्दी, देखो हेल्दी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हेल्दी में आपने कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ पैरासीटामोल। और उसमें कौन सी देनी थी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में? स्पायरामाइसिन। पैरामाइसिन। प्रेगनेंसी में पैरामाइसिन प्रेगनेंसी। वैसे पैरामाइसिन तो प्रेगनेंसी में सेफ्ट्राक्सोन, देनी थी। वैसे पैरा सेफ्ट्राक्सोन और नहीं, सेफ्ट्राक्सोन। सेफ्ट्रेक्सोन नहीं। पैरामीथामिन। सल्फर डायज, पैरामेथामिन और सल्फर डायजीन, ठीक है। पैरामाइसिन, पैरामाइसिन इन प्रेगनेंसी, आम रूटीन में सल्फर डायजीन, पैरामेथामिन, और अगर अमीनो कॉम्पिटेंट है तो फिर पैरासीटामोल जस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है 26 years old male presented with a history of high grade fever with right upper quadrant pain for 1 week. Patient had a history of bloody diarrhea for 2 months, 2 months back. अल्ट्रासाउंड पे उसकी लीवर एब्सेस आ गया राइट लोब में। अच्छा, जब आपके पास लीवर एब्सेस आ रही है, अब आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो एमीबिक एब्सेस है या हाइड्रेटेड चेस्ट है। अब इस केस में हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, ठीक है। तो हाई ग्रेड फीवर एमीबिक एब्सेस में बनता है। एमीबिक एब्सेस में आप क्या देते हो ट्रीटमेंट? इनिशियली मेट्रोनिडाजोल देते हो, और उसके बाद आप जो है ना डाइलोजेनाइड देते हो टू डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइनल सिस्ट, ठीक है। ये आपके पास हाइड्रेटेड सिस्ट की बेस पे आप इसे डिफरेंशिएट करो हाई ग्रेड फीवर की बेस पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 17 years old male investigated with iron deficiency anemia by stool analysis which shows thin shelled and colorless eggs of ankylostoma। मैंने आपको कल जो है क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, एनकाइलोस्टोमा किस ग्रुप में आ रहा था? हाँ जी, हेलमिंथ्स की 3 क्लासिफिकेशन में एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनियल किस में आ रहा था? वेरी गुड। नीमाटोड्स मतलब ब्राउन वर्म्स, और नीमाटोड्स का, ज्यादातर नीमाटोड्स का क्या ट्रीटमेंट था? बेंडाजोल ग्रुप, ठीक है। तो आपके पास देखो, अब इसमें अल्बेंडाजोल के दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सिर्फ अल्बेंडाजोल की एक डोज देनी होती है, स्टार्ट डोज। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है 58 MCQ। 25 years old female is 15 weeks pregnant and is diagnosed as having active hepatitis C. She wants to know about the risk of transmission of hepatitis to her baby. What is the risk of vertical transmission of hepatitis C? अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना वर्टिकल ट्रांसमिशन का पूछा हुआ है। निमोनिक हमारे पास होता है थर्ड, जो आईवी की वजह से होता है, आईवी ड्रग की वजह से। हाँ जी, फेशियोला हिपाटिका का एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है, ट्राइक्लाबेंडाजोल, वो भी आएगा ऑप्शन, वो एमसीक्यू आएगा आपके पास। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास निमोनिक होता है अगर आईवी प्रिक की वजह से है 33 और 0.3। 30 हेपेटाइटिस बी में, 3 आपके पास जो है ना वो हेपेटाइटिस सी में, और 0.3 रिस्क फैक्टर होता है इन जो है एड्स में, HIV में। तो अब यहाँ पे उनकी जो है ना दी हुई है वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन इसकी 5% होती है, वही 3 to 5%। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 35 years old farmer presented with a painless ulcer on his hands with a black scar and examination with central ulcer with moist space. There is no other complaints. Gram stain from the ulcer shows gram positive rods. अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ना बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन होनी पता होनी चाहिए। अल मगरबी का पेज नंबर 1 इन्फेक्शियस डिजीज में, जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन दी हुई है, निमोनिक भी बताया मैं, ग्राम पॉजिटिव को का है, ग्राम नेगेटिव, और ग्राम नेगेटिव रॉड्स में आपके पास, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में ABCD L का निमोनिक है। और ये आपके पास क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ये आपके पास खाली पूछ लेते हैं ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, तो अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एंथ्रेक्स हो रहा है इस केस में, और ट्रीटमेंट आपने क्या देना होता है एंथ्रेक्स का? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर सिस्टमिक हो जाता है तो फिर आपको सिप्रो के साथ टेल्डा भी देनी पड़ती है। अगर एंथ्रेक्स मेनिंजाइटिस हो जाता है तो फिर आपको क्या, मीरोनम देनी पड़ती है जिसकी CNS पेनिट्रेशन हो, और लिंजोलेट ऐड करना पड़ता है, ठीक है। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जरूर कर लेना आप अच्छे से।
ABCDL में आपके पास ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में A से एंथ्रेक्स होता है। नेक्स्ट MCQ है 26 years old male presented with painless non non-pruritic macules on palms and soles associated with lymphadenopathy for 2 weeks and is suspected to have secondary syphilis. Which one of the following is the most rapid screening test? अच्छा, अब इसमें मोस्ट रैपिड स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास कौन से होते हैं? RPR और VDRL। कंफर्मेशन के लिए कौन से होते हैं? ट्रिपोनिमल स्पेसिफिक टेस्ट दैट आर FTABS और TPPA। मॉनिटरिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए और आपके पास ट्रीट रिस्पॉन्स देखने के लिए ट्रीटमेंट, वो एक ही चीज है, RPR VDRL। समटाइम्स आपके पास हो जाता है कि जब एक बार सिफिलिस हो जाता है तो जो ट्रिपोनिमल स्पेसिफिक टेस्ट है ना वो हमेशा पॉजिटिव रह जाते हैं, जो कि FTA है और TPP है। लेकिन अगर आपके पास सिफिलिस एक बार हुआ है और वो ट्रीट हो गया तो कुछ अरसे के बाद RPR जो कि नॉन ट्रिपोनिमल है और VDRL ये नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करने के लिए वेदर सिफिलिस अब दोबारा हुआ है तो एक बार TPPA और FTA तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है वो VDRL RPR नेगेटिव होने के बाद पॉजिटिव आएगा। इसके लिए ये डिफरेंट टेस्ट आपके पास फ्लोरेसेंट इसमें आ जाता है, ट्रिपोनिमल। ये आपके पास ना एक टेबल पड़ा बना हुआ है संजय शर्मा में। उसमें जब मैंने की थी MRCP 2 की तैयारी तो मैंने परसेंटेजेस भी याद की थी कि सेकेंडरी में किस टेस्ट की परसेंटेज क्या होती है। वो अगर आप में से कोई करना चाहता है तो संजय शर्मा में दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है इसका। सिफिलिस लिख के सर्च करोगे आपको मिल जाएगा वो इन्वेस्टिगेशन का टेबल। संजय शर्मा PDF फॉर्म में मेरा ख्याल है डॉक्टर अता ने शेयर कर दी थी, वो आप सबके पास होनी चाहिए, आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 35 years old male presented with headache, vomiting, neck stiffness and is diagnosed as a case of meningitis. Despite adequate antibiotic treatment, symptoms not improved. Labs were done which shows high titer of RPR VDRL and suspicion of neurosyphilis was made. ये हमने पढ़ा था न्यूरोसिफिलिस में, मैंने आपको ऑप्शन बताया था, क्या आप खुद आप मुझे बताओगे? मैंने टेबल शेयर किया था आपको, क्या ट्रीटमेंट था? एक्वस पेनिसिलिन। सही है। और अगर एक्वस पेनिसिलिन नहीं दे सकते तो फिर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हम यहाँ पे चूज करते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन। नो नो, हमने क्या कहा था? हमने कि न्यूरोसिफिलिस में इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। सर दोबारा देखो वो टेबल, हमने कार्डियोसिफिलिस और उसमें किया था ये, मैंने आपको कल ही शेयर किया था वो टेबल आपके ग्रुप में। कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस में बेंजाथिन पेनिसिलिन देते थे वीकली फॉर 3 वीक्स। और उसके साथ अगर नहीं दे सकते तो फिर क्या करना था? फिर डॉक्सीसाइक्लिन देते थे। सही है। और हमने स्पेसिफिकली बात की थी कि न्यूरोसेफलस में सिर्फ एक्वस पेनिसिलिन का रोल है, याद आ गया? जी। वो टेबल अपने जहन में ले आना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। 62 36 years old sanitary worker with fever, myalgias, feeling unwell for 1 week. एग्जामिनेशन पे उसका फीवर है 103 एंड कंजक्टिवल सफिशिएंट। लैब पे हाई WBCs विद रेंज LFTs RFTs। आपको पता है हिपैटोरेनल इन्वॉल्वमेंट विद कंजक्टिवल हेमरेजेस और सैनिटरी वर्कर की हिस्ट्री। इसमें कुछ भी, पूरा एक टिपिकल सिनेरियो है लेप्टोस्पायरोसिस का। नेक्स्ट MCQ है 27 years old female presented with bilateral facial nerve palsy for 3 days. She also complains of headache. एग्जामिनेशन पे उसकी नेक स्टिफनेस आ गई है और शी रिमेम्बर्स गोइंग ऑन हाइकिंग इन अ फॉरेस्ट 3 months बैक। उसके CSF पे पॉजिटिव सेरोलॉजिकल एंटीबॉडीज टू बुरीलिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है कि CNS पेनिट्रेशन हुई पड़ी है उसकी, तो ये आपके पास इसमें अब आपने क्या ट्रीटमेंट देना होगा? इस केस में आपको CNS पेनिट्रेशन में आपके पास सेफ्ट्रेक्सोन ड्रग आ जाती है। अब आपके पास इस लाइम डिजीज की स्टेजेस हैं, ठीक है। अब इसकी स्टेजेस होती क्या क्या है इसमें आपके पास कि मेरे ख्याल है यहाँ पे इसमें ऑप्शन और आ रहा है। स्टेज 1 में आपके पास क्या होता है? स्टेज 1 में आपके पास खाली अर्ली लोकलाइज इन्फेक्शन होता है, एरिथीमा माइग्रेंस। और हमारे पास रोमेटिक फीवर में कौन सा था? रैश कौन सा था? एरिथीमा मार्जिनेटम। वेरी गुड। क्या डिफरेंस था माइग्रेंस और मार्जिनेटम में? लुक वाइज क्या डिफरेंस है?
हम्म। वो मार्जिन सेंटर क्लियर होता है मार्जिन। हाँ, मार्जिनेटम जो है ना, वो बुलबुले की तरह का होता है, जैसे अंदर से बुलबुला क्लियर है। ठीक है। तो इसमें लाइम डिजीज में एरिथेमा माइग्रेंस है। अच्छा, उसके अलावा स्टेप 2 में डिसएमिनेशन हो जाएगी। स्टेप 3 में लेट लेट परसिस्टेंट इन्फेक्शन चलेगा, मंथ्स टू इयर्स। अब आपके पास खाली टिक बाइट है, तो आपने ऑब्जर्व करना है। अच्छा, ऐसा भी कुछ एक एमसीक्यू मैंने किया था कि टिक बाइट हो गई है, अभी रैश नहीं डेवलप हुआ, तो आपको प्रोफाइलेक्टिकली भी एक डॉक्सीसाइक्लिन की डोज दे देनी होगी। ये कुछ ऐसा भी था एक एमसीक्यू कहीं। उसके अलावा हमारे पास जो है, अगर माइग्रेंस एरिथीमा माइग्रेंस डेवलप हो गया, तो डॉक्सीसाइक्लिन, इमोक्सिल या सेफरोक्साइन। फेशियल पॉल्सी, मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक थे सीनियर, वो बताया करते थे कि बायलैटरल फेशियल नर्व पॉल्सी था। उनसे पहले वाले ने लाइम डिजीज बोला, फंस गया वाइबा पे। लाइम डिजीज विदाउट मेनिंजाइटिस, विद मेनिंजाइटिस, ट्रीटमेंट सारा कुछ उससे पूछा और वो फंस गया था उसमें। ठीक है। आर्थराइटिस अगर है तो खाली डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हो। 56 years old diabetic with poor control of diabetes, right sided facial swelling, periorbital swelling. ब्लैक लेयन उसके है इनसाइड द नोज एट द हार्ड पैलेट, स्क्रैपिंग फ्रॉम द लेयन, रिबन लाइक हाइफी उसमें नजर आ रहे हैं। तो अब आपको पता है टिपिकल क्या है, म्यूकर माइकोसिस। ये कोविड के दिनों में बहुत सारे म्यूकर माइकोसिस के केसेस आए थे, आप लोगों के पास भी आए थे? क्यों बढ़ गया था कोविड के दिनों में म्यूकर माइकोसिस? स्टीरॉइड यूज की वजह। हाँ, स्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, और बहुत सारे केस म्यूकर माइकोसिस की वजह से आ रहे थे। ये मेरे एक कोलीग थे, साथ उनको म्यूकर माइकोसिस लॉन्ग केस में आया था। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। 36 years old female with a history of Crohn's disease on parenteral nutrition for 3 weeks. Presented with high grade fever, chills with shortness of breath. Examination पे pansystolic murmur आ रहा है tricuspid area में। Patient was started on vancomycin and gentamicin। अब आपको किसके लिए दे दिया उसमें? एंडोकार्डाइटिस के लिए। Fever not settled. Fundoscopy was done which shows macular abscess with string of pearls appearance। ये आपके पास जो टिपिकल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस आती है, ये इन्वेसिव कैंडिडीमिया में आती है। ठीक है, तो ये इसको ही रखता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि 36 years old मेल प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर एसोसिएटेड विद हेडेक एंड नोजिया। एग्जामिनेशन पे उसका टेम्परेचर हाई 103, पल्स रेट 72, फेजेट साइन आ गया। फेजेट साइन की में हमारे पास जो है क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हाँ जी, फेजेट साइन में कौन कौन सी डिजीज आ जाती हैं? डेंगू था ही नहीं ब्रूसली फेजेट बोथ साइन। येलो अब आप फीवर, सोचोगे कि ब्रोफोलिटिस, इसमें डेंगू येलो भी आ रहा फीवर। है। हाँ जी, येलो फीवर, डेंगू। लेकिन येलो अब आप फीवर यहाँ हो पे गया, देखो, दोनों ऑप्शन दिए ब्रोफोलिटिस। हैं, टाइफाइड फीवर भी दिया हुआ है, डेंगू भी दिया हुआ है। तो इसमें आपने टाइफाइड क्यों चूज किया है? डेंगू मोस्ट में कॉमन ऐसा था। मोस्ट कॉमन भी हो गया, और डेंगू में जो है ना, इतना ज्यादा नहीं होता जितना आपके पास टाइफाइड में होता है। इसमें बहुत कम है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर। नेक्स्ट एमसीक्यू 67, 26 years old male from a village background presented with high grade fever, headache for 8 days। सीबीसी में उसकी जो है ना बाइसाइटोपिनिया आ गया, टाइफाइड फीवर हुआ, आपने ब्लड कल्चर कराना है। Which one of the following is the most common cause of death in the patient with untreated typhoid? Bowel perforation, ये तो सबको ही पता है। आप लोग आजकल टाइफाइड का क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो अपनी जगहों पे, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है एंटीबायोटिक की? क्या देते हो आप लोग? एजिथ्रो, हम लोग भी एजिथ्रो दे रहे हैं, सेफ्ट्रेक्सोल का और सॉरी आईवी सेफ्ट्रेक्सोल लगवा देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि 69, a patient from a rural area of South Punjab came with a history of fever with rigors, chills for 3 months, not responding to antibiotics, anti-malarial। आपको पता है पीयू में एक हमने कहा था कि आपके पास इन्फेक्शंस की कैटेगरी आती है। एग्जामिनेशन पे उसका जो है ना, वो पैलर, हाइपर पिगमेंटेशन, हिपैटोसेप्लिनोमेगैली, लैब्स उसके पैनसाइटोपिनिया। अब वो कहते हैं फीवर विद मैसिव सेप्टिनोमेगैली, लिशमैनियासिस की टिपिकल पैनसाइटोपिनिया के साथ आते हैं। ये हमारे पास ना ये एमएच में लॉन्ग केस में भी लिशमैनियासिस के केसेस आ रहे थे। ठीक है,
तो ये ट्रीटमेंट आपको जो है ना अच्छे से इसका यहीं पे देख लेना, तैयार करना है, ताकि लॉन्ग शॉर्ट केस में अक्सर टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल, कोविड के दिनों में तो अभी भी मैंने देखे लेमैन का कॉन्सेप्ट ही यही है। इवन कि मैं मतलब बाहर क्या बात करूं, मेरे अपने घर में इस तरह है कि मेरी मदर इन लॉ बहुत एजोमेक्स शौक से लेती हैं, जरा सा इन्फेक्शन हुआ सोर थ्रोट वो बहुत शौक से लेती हैं, उन्हें मैं कहती हैं सोर थ्रोट हो रहा है मैं फौरी एजोमेक्स लेती हूँ, खुद से यूज कर लेती हैं आराम से, तो बहुत कॉमन है यहाँ तो यूज। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 27 years, और लेते भी ना एजोमेक्स बीडी डोज में, हालांकि 500 mg ओडी डोज इसकी काफी है, लेकिन लोग बीडी में लेते हैं। और इवन कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी देखा है देते हुए बीडी में। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एक सेकेंड, 27 years। बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 70, और यहाँ पे 72 आ रहा है वो। 27 years old male presented with fever, headache, diagnosed as a case of typhoid fever on blood culture. CBC of the patient will probably show, आपको फिर पता है इसके साथ न्यूट्रोपिनिया विद लिम्फोसाइटोसिस होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि which one of the following statements is correct regarding leprosy, spread by nasal droplets। ठीक है, ये आपके पास जो लेप्रोसी है नेजल ड्रॉपलेट्स के साथ स्प्रेड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है which one of the following recommended treatment duration of for leptometus और multibacillary leprosy। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास लेप्रोसी की आगे से दो टाइप्स होती हैं। एक तो आपके पास क्या होता है पॉसी बैसिलरी, जिसकी लेयंस कम होती हैं, उसको आप ट्यूबरकुलोइड कहते हो। और एक होता है आपके पास मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी, जिसको लेप्रोमेटिस बोलते हो। अब ड्यूरेशन जो ट्यूबरकुलाइड है उसकी जो है पॉसी है वो 6 months है, और जो आपके पास लेप्रोमेटिस है उसकी 12 months है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 45 years ओल्ड, एक सेकेंड, 45 years old male from a Digikhan district presented with recurrent episodes of jaundice and fever। अब इसमें उन्होंने खुद बता दिया फिशोला हिपैटिका के उसके एग आ गए हैं उसके स्टूल में। अब ये एमसीक्यू ना बहुत फेवरेट है सीपीएसपी का। आपको इसकी ना डोजेस इसको सॉरी डोज कह रही हूँ, आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट लाइन कौन सी है इसमें। आप देखो नीचे ड्रग ऑफ चॉइस ट्राइक्लाबेंडाजोल, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आपको दो बाकी दो ऑप्शंस भी पता होना चाहिए, लिटाजोजेनाइड या बाइथायोनोल। तो ये जो फेशियोला है ना हिपैटिका, ये फेवरेट क्वेश्चन है सीपीएसपी का, ये आता है नीमाटोड्स में, ये आता है। ठीक है, वरना बाकी नीमाटोड्स में हमने कौन से प्रेफर किए हुए थे, एल्बेंडाजोल ग्रुप, बेंडाजोल्स ग्रुप ना। कुछ कुछ ऐसे थे जिसमें डायथाइल कार्बामेजिन प्रेफर की हुई थी, और यहाँ पे हमने इसको ट्राइक्लाबेंडाजोल प्रेफर किया। एक बार सारे जो है ना एक पास मेडिसिन में क्लासिफिकेशन है इकट्ठे, उसको एक बार गौर से देख लो और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लिखो आगे, और याद रखो सेम ही है जैसे आपने इसमें क्या देना है, नीमाटोड्स में एल्बेंडाजोल ग्रुप प्रेफर करते हो आप। नेक्स्ट एमसीक्यू 74 है, 32 years old IV drug abuser as a diagnosed case of HIV positive after screening, he is asymptomatic। आपको पता है CD4 काउंट कुछ भी हो आपको हार्ट थेरेपी स्टार्ट करनी है, अब ये न्यू गाइडेंस यही कहती है तकरीबन 2-3 साल से। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू है 40 years old male with a HIV and CD4 count of 80 per millimeter cube has a fever and a right lower lobe infiltrates on the chest X-ray, which one of the following organism would be most likely cause of this presentation। ठीक है, वैसे तो ओवरऑल बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमोनिया इन एचआईवी पेशेंट्स, और ओवरऑल न्यूमोकोकस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया इन एचआईवी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बैक्टीरिया दिया हुआ है वो लीजनला दिया हुआ है।
वन और टू दोनों में, ये वन और टू में ना ऐसे डिफरेंस सिर्फ मैनेजमेंट का है, बाकी बेसिक तो टू में भी ऐड की हुई है उन्होंने, बस मैनेजमेंट एक्सटेंड कर दी है। तो आपके पास जब खोलोगे ना, वन में भी है टू में भी है क्लासिफिकेशन, न्यूरो के चैप्टर में भी है, न्यूरो के एमसीक्यूज में भी, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का एमसीक्यू एक आता है कोई। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। अब आपने याद रखना है कि लीजनेला इसलिए कॉमन बोला हुआ है क्योंकि बैक्टीरिया सबसे कॉमन कॉज है एचआईवी के पेशेंट में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन आफ्टर सिंगल एक्सपोजर टू एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रांसफ्यूजन का सबसे ज्यादा रिस्क है, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रांसफ्यूजन का 90% रिस्क है, इसमें बहस हुआ करती थी। आगे एमसीक्यू जो आ रहा है, वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन की सोर्स क्या है, दैट इज हेटेरोसेक्सुअलिटी। लेकिन आपके पास जो हाईएस्ट रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए है। तो ये दो एमसीक्यूज डिफरेंट है कि वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन किसके जरिए हो रही है और सबसे हाईएस्ट रिस्क किसमें है। तो ये आपके पास आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू दो तरीके से आता है, तो आंसर आपने सही सिलेक्ट करना है इसमें। 78 MCQ है, 26 years old male presented with a history of fever, sore throat, myalgia, headache। बिल्कुल अब आपके पास हिस्ट्री जा रही है किसकी तरफ, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जैसी। लेकिन अब देखो माउथ अल्सर इसमें ज्यादा बताए हुए हैं, इन्फेक्शियस में नहीं होते, एचआईवी सीरो कन्वर्जन में होते हैं। एग्जामिनेशन में मैक्युलोपेपुलर रैश आ गया, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी आ गई, थायराइड ट्रिप पे गया था 3 weeks बैक, तो एचआईवी सीरो कन्वर्जन। ये आप टेबल आप सुबह वैसे भी देख चुके हो ये। 79 MCQ है, which one of the following is not an AIDS defining disease। एड्स में आपके पास एस्परजिलोसिस नहीं होता। एस्परजिलोसिस किसमें होता है? हाँ जी, एस्परजिलोमा किसमें बनते हैं? जो मैम डिजीज लंग हो पहले से ही। वेरी गुड, टीबी में बनते हैं। ठीक है। और इसकी अगर आपके पास पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आ रहा है, एस्परजिलोमा का पेशेंट ब्लीडिंग के साथ, तो फिर क्या करोगे? हाइड्रोकोनाजोल। बहुत स्वेयर ब्लीड कर रहा है, 40% ब्रोंकियल पेशेंट आ रही आर्टरी है। एम्बोलाइजेशन। आर्टरी एम्बोलाइजेशन में। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि a patient presented with a history of multiple ulcerated papulonodular lesions on the body with a red to purple color। एचआईवी के पेशेंट में रेड टू पर्पल लेजन्स आ जाए, कपोसी सार्कोमा। 81 एमसीक्यू हमारे पास है, 36 years old female, known case of HIV with recurrent episodes of genital herpes over the last 3 months, what is the best next best step for her। अच्छा, इसमें आपको पता है कि अगर रिकरेंट हो रहे हैं तो आप क्या देते हो, दो स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हो, या एपिसोडिक इंटरमिटेंट थेरेपी देते हो या कॉन्टिन्यूस सुप्रेसिव थेरेपी। तो इसमें आपके पास क्या है, सुप्रेसिव डोज वाला ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वाटरी डायरिया। अब देखो ये एचआईवी के चल रहे हैं, एचआईवी आपने डिटेल में पढ़ना होता है क्योंकि एचआईवी के एमसीक्यूज भी आते हैं, एचआईवी क्लिनिकल में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एचआईवी में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वाटरी डायरिया एचआईवी के पेशेंट में क्रिप्टोस्पोरियम है। एचआईवी के पेशेंट में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोलाइटिस सैल्मोनेला है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अगर डायरिया पूछते हैं ओवरऑल, तो दैट इज बैक्टीरियल डायरिया, ठीक है। अगर स्पेसिफिक वाटरी डायरिया का नाम लिखा हुआ है, दैट इज क्रिप्टोस्पोरियम। अच्छा, एचआईवी के मेरे पास कुछ नोट्स है, मैं आपको शेयर करूंगी। सीएमडीटी से बनाए थे वो नोट्स, मैं आपको शेयर करूंगी फिर। 80 नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 83, इन एचआईवी पॉजिटिव विद CD4 काउंट of 40 per millimeter cube, which what chemoprophylaxis would be given। अब आपके पास एक टेबल होता था, हाँ जी बिल्कुल वो सफिशिएंट होंगे आपके पास, वो सीएमडीटीसी बनाए हुए हैं सारे। अच्छा, एक टेबल होता था, डॉक्टर काशिफ अगर हमारे साथ क्लास में है, तो प्लीज वो शेयर कर दें CD4 काउंट के अकॉर्डिंग। एक तो मैं निकाल के शेयर करती हूँ अभी, एक सेकंड मुझे दें कि CD4 काउंट कितना होगा तो आपने कौन कौन सी प्रोफाइलेक्सिस देनी है। 200 से नीचे पे आपकी कौन सी डिजीज होती है,
और आप इसको कैसे देते हो। एक सेकंड में टेबल निकाल लूंगी। मुझे भी इतना सामने नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे भी ना ये टेबल नजर नहीं आ रहा। मैं इसके बाद क्लास के बाद आपको ढूंढ के शेयर करती हूँ, मैंने कहीं रखा हुआ था। आप उस पे भी सर्च करोगे ना, CMDT से वो बनाया हुआ था कि किस किस उस पे कौन सी डिजीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 200 से नीचे पे आपके पास आप एक तो PCP की भी देते हो प्रोफाइलैक्सिस, और इसके साथ आप किसकी देते हो, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पे दो चीजें दोनों की दी हुई है प्रोफाइलैक्सिस। नेक्स्ट MCQ है 84। Which one of the following is the most important feature, most important measure of most important measure for monitoring heart therapy? वायरल लोड आप चेक करते हो इसमें बाय PCR। मेरा ख्याल है मरियम ने ग्रुप पे शेयर भी कर दिया। हाँ, ये भी है मरियम। इससे अच्छा ना एक उसमें दिया हुआ है, CMDT में एक टेबल इस तरह का बनाया हुआ है, एक साथ ही फ्लो चार्ट। वो बहुत अच्छा है, मेरे पास है सेव। मैं आपको क्लास के बाद भेज दूंगी, सुबह भेज दूंगी। नेक्स्ट MCQ 85 है। 38 years old, HIV with a CD4 count of 150। 200 से नीचे पे आपको पता है अगर कफ की हिस्ट्री हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हो, तो ये आपके पास क्या होता है, PCP नमोनिया। PCP नमोनिया का क्या ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट आ रहा है PCP नमोनिया का ट्रीटमेंट आपके पास वैसे कोट्राइमोक्साजोल होती है, लेकिन अगर पेशेंट डीसैचुरेट कर जाता है तो फिर आप स्टेरॉइड्स ऐड करके देते हो। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट 86 MCQ में है हमारे पास, 42 years old HIV विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डीसैचुरेट भी कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपने कोट्राइमोक्साजोल के साथ हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकॉर्टिसोन कितना लेस पोटेंट था एज कम्पेयर टू डेक्सामेथासोन। कौन बताएगा। हाँ जी, कौन बताएगा। 7 times। 1728 का नहीं, 147। हाँ जी बिल्कुल, 147 का निमोनिक था हमारे पास। ठीक है। अच्छा, DPH, डेक्सामेथासोन प्रेडनिसोलोन हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाँ जी, इकरा ने शेयर कर दिया, बिल्कुल मैं इसी की बात कर रही थी। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कि 37 years old female with a history of abdominal pain, nausea and feeling unwell for 3 days. Pain is moderate to severe and gets worse after taking anything by mouth. Patient is a known case of HIV, started on treatment 3 weeks ago. Labs इसका high amylase और lactate level आ गया है। What is the most likely diagnosis? अब यहाँ पे आपको बेसिकली डायडानोसिन इंड्यूस्ड पेनक्रेटाइटिस हो रहा है। HIV के ड्रग्स के कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, ये अलमगरिबी ने भी लिखे हुए हैं, और ये आपके पास जो है ना वो वैसे आने चाहिए आपको ना। ये जो मैं आपको नोट्स भेजूंगी उसमें भी मिल जाएंगे आपको। एक इसका MCQ आता है, जाइडोविडीन का भी आता है, जिसमें वो ब्लड सेल एप्लेजिया करा रही होती है। 88 MCQ है। 26 years old male with HIV positive presented in ER with confusion and drowsiness associated with headache. Examination पे उसका low grade fever GCS 14। No other abnormalities detected on examination। CT पे उसकी multiple ring enhancing lesions आ गई हैं। आपको पता है typical ring enhancing lesion में toxoplasmosis आ जाता है। ठीक है। अब आपके पास tuberculoma mostly presents with single lesion and less common than toxoplasmosis। तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन क्या है इसमें, यहाँ पे हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मोसिस बचा है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 28 years old male who is HIV positive, CD4 count 170 आ गया। कोट्राइमोक्साजोल प्रोफाइलैक्सिस ले रहा है, किस चीज के लिए ले रहा होगा खुद बताओ मुझे। अब वो आए फॉर वैक्सीनेशन एज ए कंसिडर हिमसेल्फ एट रिस्क ऑफ मैनी इन्फेक्शंस। वेरी गुड, PCP के लिए। अब आपके पास निमोनिक क्या होता है, बाइको का निमोनिक होता है, जो कि आपने नहीं देनी होती किसी भी CD4 काउंट पे। जो भी लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में नहीं देते।
बीसीजी, इंट्रानेजल आपके पास जो है ना, इंट्रानेजल हो गई बाइको का निमोनिक था, इंट्रानेजल क्या चीज थी, ऑरल पोलियो, और सी से कॉलरा, इन्फ्लुएंजा थी मेरा ख्याल है, इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। और फिर आपके पास अगर 200 से ऊपर आता है तो फिर आप दे सकते हो वेरिसेला, एमएमआर, येलो कॉलरा, ठीक है, क्योंकि ये भी लाइव अटेनुएटेड है, लेकिन 200 से ऊपर है फिर आप इसको दे सकते हो CD4 काउंट, बाकी जो है आप दे सकते हो सेफली, ठीक है। तो आपके पास ये बाइको का निमोनिक आपने याद रखना है, जो कि आपने बिल्कुल किसी सूरत में नहीं देनी। बाकी जो लाइव अटेनुएटेड है, वेरिसेला, एमएमआर, येलो फीवर, कॉलरा, ये आप दे सकते हो। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 43 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। अच्छा, ये जो बिजनेसमैन के साथ और हमारे पास जो है ना हिस्ट्री आए या फिर बैंकर की, तो ये अक्सर ये हिंट होता है एक छोटा मोटा सा, बस ऐसे ही है कि HIV का केस होगा। डायरिया, वेट लॉस फॉर 3 मंथ्स, एग्जामिनेशन पे रेड स्टेन सिस्ट आ गए हैं जो कि हमारे पास क्रिप्टोकोकस को शो करते हैं, ठीक है। आपके पास जो है BCG में बाइक नहीं दे रही कॉलरा, BCG में आपके पास BCG, आई से इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा, सी से कॉलरा, ओ से ओरल पोलियो, ये हरगिज नहीं देनी चाहे जो भी CD4 काउंट हो। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट आपके पास जो है ना HIV एसोसिएटेड डायरिया में हार्ट थेरेपी है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 34 ईयर्स ओल्ड फीमेल हु इज HIV पॉजिटिव on heart therapy on heart 1 month back and is brought by police as she was wandering naked on roads and asking everyone to help to remove a device planned by FIA to monitor her thoughts। अब ये जो हेलुसिनेशन है ना HIV के पेशेंट में, ड्रग ट्रीटमेंट में से आएंगी तो एफाविरेंस करता है, ठीक है। ये ड्रग, अब आप देखो HIV के कितने सारे MCQs अभी तक खत्म नहीं हुए, और कुछ ड्रग, अब ड्रग के साइड इफेक्ट्स के MCQs चल रहे हैं, तो HIV इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 35 years old patient is a diagnosed case of HIV and is considered as a treatment for heart therapy. Which one of the following is the best treatment, initial treatment for him? अच्छा, अब इसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन आता है, टिनोफोविर, लैमिविडिन और एफाविरेंस। अब वो कहते हैं प्रेफर्ड जो रिडीम है ट्रू वादा में, आप इसमें जो है ना आप दो, इसमें आप टिनोफोविर, TDF, लैमिविडिन और डोलोटिग्राविल को प्रेफर कर दो, ठीक है। एफाविरेंस की जगह डोलोटिग्राविल को प्रेफर कर लो। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 93 HIV on heart therapy has lipid levels on routine blood test। अब हाइपरलिपिडीमिया आपको पता है अटैज़ करती है। 94 MCQ HIV पॉजिटिव पेशेंट on heart therapy with plan, उसको जो है ना पेन और हेमेटूरिया, अल्ट्रासाउंड पे मल्टीपल स्टोन्स आ गए। HIV के पेशेंट में अगर स्टोन्स आ जाते हैं, समटाइम्स वो क्या देते हैं, जो आप पास मेडि जो विजडम में MCQ करोगे वो आपको ना कहते हैं रेडियोल्यूसेंट, और इसका हिंट दे देते हैं। जो हमारे पास जो इसकी वजह से, इंडिना वीर की वजह से स्टोन्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, कैल्शियम रेडियोल्यूसेंट होते ऑक्साइड। हैं। अब आपने ये देखना होता है जो इंडिनावीर स्टोन्स होते हैं ना, ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं। लक्स का निमोनिक होता है यूरेट और जेंथिन के साथ ना, ठीक है। तो ये हमारे पास नजर नहीं आते। अगर वो कह रहे हैं कि स्टोन्स नजर आ रहे हैं आपको एक्सरे पे, तो इसका मतलब है वो इंडिनावीर के स्टोन्स नहीं होंगे, वो फिर आप उसमें ऑक्सलेट का ऑप्शन चूज करते हो। तो इस तरह का एक MCQ आता है विजडम में। नेक्स्ट MCQ है, अच्छा देखो जो आपके पास स्टोन्स है ना, आप जब मैं नेफ्रो में आपको पढ़ाऊंगी स्टोन्स, तो लक्स का निमोनिक होता है LUX। रेडियोल्यूसेंट जो है आपके पास वो जेंथिन और यूरेट है। जो रेडियोल्यूसेंट है वो एक्सरे पे नजर नहीं आएंगे ना, काले नजर आएंगे, तो वो नजर ही नहीं आएंगे एक्सरे पे। जो आपके पास बाकी स्टोन्स है ऑक्सलेट वगैरह, वो नजर आते हैं, रेडियो ओपेक होते हैं। तो अब जो इंडिनावीर के स्टोन्स होते हैं वो रेडियोल्यूसेंट होते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हमें स्टोन्स नजर आ रहे हैं एक्सरे पे, तो इसका मतलब है तो वो इंडिनावीर के स्टोन्स नहीं होते, और हालांकि हार्ट थेरेपी पे होता है पेशेंट, तो फिर हम ऑप्शन चूज करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स का, जो कि सबसे कॉमन है।
ठीक है, ये एक एमसीक्यू आता होता है, विजडम में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग combinations of antiretroviral therapy has been approved for HIV pre-exposure prophylaxis? अभी तक तो आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस पढ़ते थे ना, कि होने के बाद। अब प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस किन में है, जो कि ऑलरेडी पेशेंट जो है ना हाई रिस्क फैक्टर पे है, जैसे आईवी ड्रग एब्यूजर हो गए, रिस्क फैक्टर पे है, चाहे इनका एक्सपोजर हुआ है नहीं हुआ, इनमें आपने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दोगे। तो उसमें दो ड्रग्स हैं, टिनोफोविर और एम्ट्रिसिटाबिन। और प्री एक्सपोजर वाले पेशेंट को हर 3 मंथ्स बाद आपने इवेलुएट भी करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ सर्जन केम टू यू for advice, came for your advice, further management as he has needle prick injury during the surgical procedure and the patient who is HIV positive 1 hour before. What would you recommend? आपको फॉरी within 6 hours आपको टिनोफोविर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में टिनोफोविर और एम्ट्रिसिटाबिन स्टार्ट करानी होगी। अब आप ये देखो कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में टिनोफोविर और एम्ट्रिसिटाबिन है, प्री एक्सपोजर में भी वही थी, लेकिन ट्रू बाधा जो ट्रिपल हार्ट थेरेपी थी वो क्या क्या थी, अभी हम पिछले एमसीक्यू में पढ़ के आए हैं, कौन बताएगा? टिनोफिलिन, लेमिविडाइन, लेमिविडिन, एफेब्रिन्स। वेरी गुड। और कौन सी प्रेफरेबल थी? डिपॉक्साइड, डोलोटिग्राविर अभी हम डिपॉक्साइड पढ़ के आए हैं, ठीक है। टीडीएफ। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 97। A 39 years old female on HIV with HIV and heart therapy with poor compliance to treatment presented with a history of abdominal pain, diarrhea for 3 weeks, associated with tenesmus. Stool पे culture negative आ गया और examination negative for ova and cyst. Colonoscopy was done which shows pancolitis. एग्जामिनेशन पे इंक्लूजन बॉडीज आ गई हैं, इंक्लूजन बॉडीज आपके पास आ गई तो कोलाइटिस को शो करता है। और कौन सा कोलाइटिस होगा? साइटोमेगालोवायरस। इंक्लूजन बॉडी साइटोमेगालोवायरस में आती है आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, 39 years old male who is diagnosed case of HIV, tenofovir, emtricitabir और ritonavir पे था। boosted atazanavir presented with fever and night sweats, एक्सरे पे उसकी कैविटी आ गई है और AFB पॉजिटिव आ गया है। अब आपको जब भी HIV हार्ट थेरेपी पे हो, आपको पता है कि जो ATT होगी उसमें आप जो रिफेम्पिसिन है उसको आप चेंज कर दोगे, रिफेम्पिसिन को राइफाब्यूटिन दोगे, ठीक है, राइफापेंटिन या राइफाब्यूटिन, क्योंकि आपके पास CD4 ये जो आपके पास जो है ना साइटोक्रोम P450 इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 99। A 45 years old patient presented with a fever, night sweats, cervical lymphadenopathy and a diagnosed case of a smear positive pulmonary TB. HIV पॉजिटिव था, CD4 काउंट इसका 60 था, he started on HRZD regime with tenofovir, emtricitabine, efavirenz with cotrimoxazole. Patient after 2 weeks after this patient becomes unwell with shortness of breath and enlargement of lymph nodes. जब भी आपका पेशेंट टीबी का पेशेंट और हार्ट थेरेपी भी हो साथ, उसको एड्स भी हो, दोनों चीजें आप साथ स्टार्ट कर दो तो पेशेंट को इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन सिंड्रोम हो जाता है। इनिशियल उसके सिम्टम्स जो है ना वो वर्सन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे केस में आपने क्या करना होता है, आप हार्ट थेरेपी एटलीस्ट 6 to 8 weeks आफ्टर एटीटी स्टार्ट करते हो। पहले टीबी को ट्रीट करोगे तकरीबन 2 माह तक, 1.5 से 2 माह तक। अब इसकी ना इंडिकेशंस लिखी हुई थी अप टू डेट में कि आपने इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना क्या करना है। इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले सिंड्रोम में कौन से, जैसे टीबी मेनिंजाइटिस है, इसमें आपने पहले एटीटी स्टार्ट करनी है। तो ये इंडिकेशन उन्होंने लिखी हुई है कि किस किस कंडीशन में इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा है, तो आपने कितने अरसे का गैप देना होगा। ऐसी कंडीशन जिसमें आपको एड्स का ट्रीटमेंट आप नहीं पेंडिंग कर सकते, तो उन्होंने लिखा हुआ 2 weeks बाद स्टार्ट करो एटलीस्ट, लेकिन 2 weeks का गैप जरूर दो। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 100। आप प्रेग्नेंट फीमेल is HIV positive on heart therapy since the second trimester. Her viral load is at 36 weeks gestation is undetectable. जब आपको पता है कि viral load undetectable हो जाए तो आप हार्ट थेरेपी स्टार्ट करके जाइडोविडिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करके वेजाइनल डिलीवरी कराते हो और बच्चे को भी जाइडोविडिन इन्फ्यूजन देते हो। लेकिन अगर काउंट इससे ज्यादा है तो बच्चे को भी ट्रिपल थेरेपी देते हो, हार्ट थेरेपी।
वन एमसीक्यू हमारे पास है। 31 years old patient who is HIV positive with a poor compliance to treatment with presented with diarrhea, weight loss, night sweats. एग्जामिनेशन पे किचेक्सिया, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, हिपैटोसेप्टिनोमेगाली आ गई है। अब आपके पास HIV की पेशेंट में आपके पास डायरिया, जीआईटी सिम्टम्स के साथ हिपैटोसेप्टिनोमेगाली का आ जाना और नाइट स्वेट्स का आ जाना, ये माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स को शो करता है। CD4 काउंट 50 से कम हो तो फिर इसमें आपके पास होता है। 102 MCQ है हमारे पास के जो है ना वो 39 years old HIV पेशेंट है विद ब्लरिंग ऑफ विजन, आई पेन, MRI पे रिंग एनहांसिंग लेंस। आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस पता चल गया। मैंने आपको बताया था कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में क्या देना आपने, पैरामेथामीन और सल्फर डायजीन, तो यही ट्रीटमेंट है इसका। लास्ट एमसीक्यू आज का हमारा, HIV positive patient presented with headache, fever, neck stiffness, photophobia for 2 days. LP was done, which shows 50 cells with predominant lymphocytes, raised proteins, and low glucose. अब आपके पास जब भी इंडियन इंक का जिक्र आ जाए तो ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट आपके पास क्या होता है? ठीक है, इसमें आपने एम्फोटेरिसिन बी प्लस 2 साइटोसिन देनी होती है 2 वीक्स के लिए, और उसके बाद आपने फ्लूकोनासिन देनी होती है 2 महीने के लिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? इन्फेक्शियस हमारी कवर हो गई है तकरीबन। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया और चीजें हिंट बता दी है कि आपने HIV के कैसे पिक करने हैं एमसीक्यूज। आपको हेलमिन्स की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए ताकि कोई भी हेलमिंथ आ जाए आपको उसका पता होना चाहिए कि इसमें आपने कौन सा ट्रीटमेंट प्रेफर करना है। और आपके पास जो है आपको बाकी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, और जो आपके पास मोटे मोटे इन्फेक्शन हैं आपके पास, इसके ट्रीटमेंट किस किस कंडीशन में कैसे हैं। ठीक है, अच्छा। इसके बाद भी मैडम एक एमसीक्यू आया था कि पेशेंट को वो है HIV है और TB है, और कौन सा ट्रीटमेंट पहले स्टार्ट करोगे? टीबी का, हाँ ये वाला था जी। ठीक है, टीबी का पहले कराओगे आप 6 to 8 वीक्स बाद ATT। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन जिसमें आप हार्ट थेरेपी डिले नहीं कर सकते, फिर आप 2 वीक्स का तो कम से कम गैप दो। ओके मैम। टीबी का ट्रीटमेंट 2 वीक्स पहले स्टार्ट करो। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर नेफ्रो स्टार्ट करेंगे। नेफ्रो का ही प्लान है मेरा ख्याल है, मैंने रखा हुआ स्केड्यूल में। तो इंशाल्लाह कल नेफ्रो स्टार्ट करेंगे, या पता नहीं, मैं देख लूंगी कौन सा रखा हुआ है। तो ठीक है, चलें फिर सेशन एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।